हेयर लॉस, बाल गिरने की समस्या, क्या आप भी इससे परेशान हैं दोस्तों? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं किन किन रीजंस की वजह से हेयर फॉल होता है और क्या क्या इसकी ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से हम इसे रोक सकते हैं, और इन फ्यूचर हमें कब समझना है कि बाल गिरना अब परमानेंट हो चुका है, हम इसकी फर्दर ट्रीटमेंट ना करें, या तो ट्रांसप्लांट कराएं या तो इसे ऐसे ही रहने दें। तो दोस्तों, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है डॉक्टर बट पीएमएस। तो दोस्तों, हेयर एक मॉडिफाइड स्किन अपेंडेज है जो हमारी स्किन को एक फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करता है। साथ ही दोस्तों, इसमें सीबेशियस ग्लैंड अटैच होता है जिसे पाइलोसीबेशियस यूनिट कहते हैं। इससे सीबम प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से एक स्किन के ऊपर एक लेयर प्रोवाइड होती है जिसकी वजह से स्किन इजीली ड्राई आउट नहीं होती है। साथ ही दोस्तों, हेयर को अगर हम डिवाइड करें, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हेयर का शैफ्ट जो कि विजिबल है, और डीप डाउन डर्मिस में जो हेयर बल्ब होता है हेयर फॉलिकल के अंदर अटैच होता है। साथ ही हर हेयर स्ट्रैंड के साथ एक हेयर पैपिला होता है जो कि जो हमारी ब्लड वेसल है, हर हेयर स्ट्रैंड के सामने एक गुच्छा सा बनाती है जिसे हम हेयर पैपिला कहते हैं। उससे हर हेयर स्ट्रैंड को हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। तो दोस्तों, हेयर की ग्रोथ साइकिल को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं: एनाजन, कैटाजन और टीलोजन। तो दोस्तों, एनाजन जो है वो ग्रोइंग फेज है, 3 से 5 साल तक होती है। हम ऊपर से बाल काटते हैं पर नीचे से हेयर ग्रो होता रहता है, और हमारी बॉडी के 90% हेयर जो होते हैं वो एनाजन फेज में ही होते हैं। यानी कि अगर हमारी बॉडी में 1 लाख हेयर्स हैं तो 90,000 एनाजन फेज में ही होंगे, ग्रोइंग होंगे, इंटैक्ट होंगे। तो साथ में सब दूसरी जो फेज होती है उसे कैटाजन फेज कहते हैं, जो कि ट्रांजिशनल फेज होती है। ये 1 से 3 हफ्ते तक होती है। इस फेज में जो मैंने आपको पहले बताया पैपिला होता है वो श्रिंक होने लगता है और धीरे धीरे जो हेयर स्ट्रैंड है वो सेपरेट होने लगता है। तो खाली 1% हेयर इस स्टेज में होते हैं। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है टीलोजन स्टेज। इस स्टेज में हेयर स्ट्रैंड होता है वो हेयर फॉलिकल से सेपरेट हो जाता है, वो डीप डाउन डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में रहता है। तो इसी इसी रीजन की वजह से जब हम शैम्पूइंग और हम ऑयलिंग करते हैं तो हमारे हाथ में बाल आ जाते हैं, हम घबरा जाते हैं कि बाल गिरने लगे, बट वो हेयर्स हैं जो टीलोजन फेज में थे। हाँ, हमें कब परेशान होना है कि हमारे हेयर लॉस हो रहा है? जब हेयर का वॉल्यूम कम हो, पर्टिकुलर कोई पैच दिखाई दे, या तो हमारी हेयर लाइन रिसीड हो रही हो, तब हमें अपने डर्माटोलॉजिस्ट के साथ कांटेक्ट करना है, हमें अपॉइंटमेंट लेनी है। तो दोस्तों, टीलोजन फेज के बारे में मैंने आपको बता दिया, और साथ ही टीलोजन फेज जो है उसमें 9% हेयर जो होते हैं बॉडी में वो टीलोजन फेज में होते हैं। इसीलिए हम नॉर्मली 100 से 200 हेयर स्ट्रैंड दिन में गिरना बहुत ही नॉर्मल है। उसको उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अपने कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, एलोपेशिया को हम मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: एक स्कारिंग एलोपेशिया, एक नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। तो दोस्तों, पहले स्कारिंग एलोपेशिया की बात करें तो इसे हम स्कैटरल एलोपेशिया भी कहते हैं। ये किसी भी इन्फ्लेमेटरी रीजन की वजह से होता है जिसमें हेयर फॉलिकल्स जो है पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। दोबारा हेयर ग्रोथ होना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। ये इसीलिए इसे इरिवर्सिबल हेयर लॉस भी कहते हैं, और ये परमानेंट होता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो मेजरली हेयर ट्रांसप्लांट ही रहेगा, और हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी कई लोगों को हेयर फॉल होता है। तो दोस्तों, इसके कारण जो है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से हो सकता है। खासकर जो बर्न्स है, केमिकल बर्न हो या बर्न हो, उसमें हम दोबारा हेयर ग्रोथ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते दोस्तों। साथ ही लाइकन प्लेनस, स्क्लेरोडर्मा या डिस्कॉइड लूपस, ऐसी ऐसी जो बीमारियां दोस्तों, इन इन बीमारियों में हमें ये इस तरह का एलोपेशिया देखने को मिलता है। दोस्तों, सेकेंड टाइप है नॉन स्कारिंग एलोपेशिया, जिसको हम रिवर्सिबल एलोपेशिया भी कहते हैं। और दोस्तों, इसमें कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हमें नहीं देखने को मिलती। इसके काफ़ी रीजंस होते हैं। हम इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़ में भी देखने को मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा जो न्यूट्रिशनल कंडीशन होती है, बायोटिन की कमी, विटामिन B12, विटामिन B9 और जिंक, ऐसी ऐसी ये जो न्यूट्रिशनल जो डिमांड होती है हमारी, अगर ये कम होगी तो इस रीज़न की वजह से भी हमें हेयर लॉस देखने को मिलता है। और दोस्तों, इसके काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। मेजर मेजर मैं आपको बता देता हूँ। पहला है टीलोजन एफोलियम, जो कि हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ स्ट्रेस। इसमें क्या होता है कि दोस्तों, टीलोजन फेज में ज़्यादातर हेयर जो है वो लैंड करते हैं, और जल्दी जल्दी जो हेयर थिनिंग होकर जल्दी जल्दी हेयर रिमूव होने लग जाते हैं। तो इसका कारण जो मेजर रहता है वो स्ट्रेस ही रहता है। खासकर ये पोस्ट प्रेगनेंसी में हमें देखने को मिलता है, और साथ ही टाइफॉइड जैसी बीमारियों में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद एनर्जन एफ्लूम की बात करें तो दोस्तों, इसमें एनर्जन फेज में ही बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है जिसमें मेजरली हमें कीमोथेरेपी के बाद देखने को मिलता है। खासकर जो डॉक्सिरूबिसिन
कीमो एजेंट है उसमें हमें खासकर देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसके बाद जो सबसे पॉपुलर वन है उन दो की बात करते हैं। सबसे पहले तो एलोपेशिया एरिएटा जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। खासकर ये जो भी ऑटोइम्यून कंडीशंस होती हैं जैसे कि हाशीमोटो थायराइडाइटिस या ग्रेव्स डिजीज या कोई भी ऑटोइम्यून जैसे सिस्टमिक लूपस, बहुत सारी ऑटोइम्यून कंडीशंस में ये जो इस तरह का हेयर लॉस हमें देखने को मिलता है। एज ए साइड इफेक्ट कहें या एज ए सिम्टम कहें, कुछ भी कहें। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स जो होती हैं उनका भी रिएक्शन होता है, उनकी वजह से भी एलोपेशिया एरिएटा होता है। जैसे ही हम वो ड्रग्स अपने जो रिजीम है उससे हटा दें तो एकदम से वापस हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इसके बाद अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल अर्ली 20s में ही बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो जिसका मेन रीज़न एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, जिसमें मेल हार्मोन के एक्सेस की वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और पर्टिकुलर हेयर पैटर्न बनता है जिसे मेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस भी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है। और जो टेस्टोस्टेरोन है मैंने आपको बताया था वो पाइलोसेबेशियस यूनिट, वहाँ पर हमारे एक एंजाइम रिलीज होता है जिसे हम 5 अल्फा रिडक्टेज कहते हैं। वो एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन का ही पोटेंट वर्जन है, जिसकी वजह से जो हमारे जो हेयर है, स्कैल्प पे जो हेयर होते हैं उनका एनर्जन फेज शॉर्टन हो जाता है, छोटा हो जाता है। उसकी वजह से जल्दी जल्दी बाल जो है टीलोजन फेज की तरफ चलकर हेयर थिनिंग होना शुरू हो जाती है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी कारण जो है अर्ली 20s में ही बाल पतले होने लग जाते हैं और धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। ये मेल्स में भी देखने को मिलता है, फीमेल्स में भी। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की लेवल 900 के करीब होती है, 900 एनजी पर डीएल के करीब होती है और फीमेल्स में 75 एनजी पर डीएल के करीब होती है। तो फीमेल्स में थोड़ा भी हार्मोन लेवल बढ़ जाए या मेल्स में थोड़ा बहुत हार्मोन लेवल बढ़ जाए तो ये देखने को मिलता है। और साथ ही दोस्तों फीमेल में अगर हम देखें, अगर 75 एमजी से एनजी पर डीएल से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल बनने लगे तो हेयर स्कैल्प पे तो थिनिंग और हेयर लॉस होगा, साथ ही साथ बॉडी में जैसे चेस्ट हेयर हैं, जैसे फेशियल हेयर है, वो ग्रोथ होने लगेगी। क्योंकि दोस्तों ये डीएचटी इंसेंसिटिव है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन की थोड़ी लेवल पे ये काम नहीं करते, पर जब टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनने लगता है तो ये काम करते हैं। पर जो हमारे प्यूबिक हेयर होते हैं, एक्सिलरी हेयर होते हैं, वो डीएचटी सेंसिटिव होते हैं, थोड़े वो टेस्टोस्टेरोन से भी वो ग्रो करने लगते हैं। इसलिए फीमेल में वो नॉर्मली ग्रो करते हैं, बट चेस्ट हेयर और फेशियल हेयर तब ग्रो करेंगे जब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होगी। और नॉर्मली हम जो फेशियल हेयर होते हैं उनको वेलस हेयर कहते हैं, और जो स्कैल्प पे हेयर होते हैं उसे हम टर्मिनल हेयर कहते हैं, क्योंकि थिक होते हैं। और वेलस हेयर जो है वो कलरलेस वाइट छोटे छोटे बाल जो देखने को मिलते हैं, वो वेलस हेयर ही कन्वर्ट होने लगते हैं टर्मिनल हेयर में। तो इसलिए फीमेल में फेशियल हेयर देखने को मिलते हैं, जो कि एक बार टर्न हो गए टर्मिनल हेयर में, वो पूरी लाइफ टाइम के लिए टर्मिनल हेयर ही बने रहेंगे, वो दोबारा वेलस हेयर नहीं बनेंगे। इसलिए हर्सुटिज्म जो नॉर्मली पीसीओडी के पेशेंट्स में मिलता है फीमेल्स में, वो एक कंसर्न है, पर हमारा टॉपिक वो नहीं है, इसलिए हम दोबारा टॉपिक पे आएंगे। तो अब हम अपने जो एलोपेशिया है उसकी ट्रीटमेंट मॉडर्न में क्या है और आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है वो जानें। तो दोस्तों मॉडर्न में अगर हम देखें तो सबसे कॉमन है मिनॉक्सिडिल, जो हम टॉपिकली यूज करते हैं जहां जहां पर हमारे पैचेस दिखे बालों की, जैसे स्कैल्प पे या कहीं पर भी हमारे जो हेयर लाइन सीड हो रहा हो वहां पर जो है टॉपिकली यूज करते हैं मिनॉक्सिडिल। 5% और 2% के कंसंट्रेशन में आता है। तो फीमेल्स को मैं खास कर रिकमेंड करूंगा कि 2% ही यूज करें, क्योंकि इसके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स है। मेल में भी पहले 2% यूज करके अगर जिनको साइड इफेक्ट नहीं दिखे वो 5% पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट हमें जो है एक्सटर्नली भी दिखते हैं, जैसे एरिथमा हो गया, स्किन रैश हो गए, ड्राइनेस हो गई, वो देखने को मिलता ही है। साथ ही साथ इसमें हमें जो है सिस्टमिक साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिपैटोटॉक्सिसिटी और जो हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। तो काफी पेशेंट्स को चक्कर आने लगते हैं इन केस जब ये लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करें। तो इसका यूज कैसे है, ये इसका क्या यूज होता है दोस्तों, इसमें इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो है वेजो डायलेशन का, यानी कि जो ब्लड फ्लो है ये बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हेयर को न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसलिए हर तरह के हेयर लॉस में हम इसे यूज नहीं करते। आजकल तो सब लोग कॉमन ही हो चुका है, ओवर द काउंटर ओटीसी यूज करने लग जाते हैं लोग, पर इसका यूज हमें हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन से ही करना है। ओरली अगर हम बात करें तो मेल्स में हम यूज कर सकते हैं फिनेस्ट्राइड, जो कि एक जो मैंने आपको पहले बताया था अल्फा 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम है उसको ये ब्लॉक करता है, यानी कि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है उसको डीएचटी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनने में रोक देता है। तो ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, बट इसका यूज हम खाली मेल्स में करते हैं, फीमेल्स में इसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ये जो
टेबलेट है, ये लोग प्रोस्टेट पे भी लेते होंगे, उन जो लोग लेते हैं उनको पता होगा, बट इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखा गया है हेयर लॉस में इन मेल्स, जो खासकर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है उसमें। तो दोस्तों, एंटी एंड्रोजन ड्रग की बात करें तो फ्लूटामाइड है। माइल्ड एंटी एंड्रोजन इफेक्ट जो है वो स्पाइरोलेक्टोन का भी है, जो कि डाययूरेटिक है, पोटेशियम स्पाइरिंग डाययूरेटिक है। साथ ही साथ जो फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है वो है साइटोप्रोटीन एसिटेट। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, क्योंकि इसके काफ़ी मिराकुलस इफेक्ट हैं। तो दोस्तों, जो मैंने फ्लूटामाइड और स्पाइरोलेक्टोन की बात की, ये भी बहुत कॉमनली यूज होते हैं, बट फ्लूटामाइड जो है काफ़ी ज़्यादा हेपेटोटॉक्सिक है, यानी कि लीवर पे इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव है। साथ ही साथ मेल अगर ये यूज़ करे तो उनको फीमेल कैरेक्टर्स उनमें ज़्यादा आने लगेंगे, जैसे कि गायनाकोमेस्टिया। तो इसीलिए मेल्स इसे अवॉइड करें। साथ ही साथ दोस्तों, हम अगर देखें तो जो ऑटोइम्यून कंडीशन है उसमें हम स्टेरॉइड जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकाइड है या टैक्रोलिमस है, या अगर देखा जाए तो ट्राइएल्सलोन एसिटेट है, और एक तो ऑरली यूज कर सकते हैं, प्रेडनिसोलोन वगैरह ऑरली यूज कर सकते हैं, और इंट्रालीजनल यानी कि जहाँ पैच होगा वहाँ इंजेक्शंस कर सकते हैं इसके। इनका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि ये इम्यून सप्रेशन का काम करते हैं। साथ ही साथ हम कई ज़्यादा कॉन्टैक्ट इरिटेंट का भी यूज़ करते हैं, जो इन्फ्लेमेशन के थ्रू दोबारा हेयर ग्रोथ मीडिएट करता है। तो दोस्तों, अगर फंगल कंडीशन हो, यानी कि कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, तो इस केस में हम कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू है वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ एंटी फंगल जैसे फ्लूकोनाजोल ओरली ले सकते हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में जैसे मैंने बताया, मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो मेल्स है उसमें फ्रंटो टेम्पोरल यानी कि एम शेप में, एक तो फ्रंट पे टेम्पोरल साइड पे और पीछे वर्टेक्स पे बाल गिरना शुरू होंगे। अगर इस तरह का हेयर लॉस हो रहा है तो आप समझ जाइए कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है। इसको रिवर्स करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बट ये हो सकता है रिवर्स। जस्ट हमें अपना रिजीम जो डॉक्टर हमें कहते हैं उसको फॉलो करना है, ये हो सकता है रिवर्स। और साथ ही इसको हम हैमिल्टन पैटर्न भी कहते हैं। और फीमेल्स में जो हमें मेजरली देखने को मिलता है वो पार्टीशन पैटर्न होता है, जहाँ वो पार्टीशन करते हैं तो उधर पे हेयर लॉस ज़्यादा होने लगता है, जिसको हम ओसवाल्ड पैटर्न भी कहते हैं। और साथ ही साथ टॉप पे और पीछे वोटेक्स पे किसी किसी फीमेल्स को वहाँ पर हेयर लॉस ज़्यादा होता है, इसको हम लुडविग पैटर्न भी कहते हैं। साथ ही दोस्तों, जो आजकल बहुत ही कॉमन है पीआरपी थेरेपी, यानी कि जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा रिच प्लेटलेट थेरेपी है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जा रही है। इसमें हमारी बॉडी से ब्लड निकाल कर उसमें से प्लाज्मा सेपरेट करके वो थोड़े थोड़े अमाउंट में स्कैल्प पे इंजेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसका क्या काम है? तो दोस्तों, इसका काम ये है कि जो प्लाज्मा रिच प्लेटलेट है वो जब हमारे स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है तो जो हमारी प्लेटलेट्स हैं वो वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज करती है, वीईजीएफ, जिसका काम है ब्लड वेसल्स रेनोवेट करना, एक तरह से समझ लीजिए। और ब्लड वेसल्स जो है वो दोबारा फंक्शन करती हैं, हमारी जो भी स्क्लेरोज्ड ब्लड वेसल्स होती हैं स्कैल्प की, वो दोबारा ब्लड फ्लो वहाँ पर होने लगता है, ब्लड वेसल दोबारा रिजनरेट होने लगती है, जिसके कारण जो हेयर है दोबारा ग्रो होता है। तो आयुर्वेद में बाल गिरने की समस्या को खालित्य कहा जाता है, जिसमें खाली केश चातन नाम से इसको संबोधित किया गया है, यानी कि इसमें खाली बालों का गिरना हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इंद्रलुप्त के बारे में बताया गया है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि वात और पित्त जो है बालों का नाश करके, बालों के जो मूल है उसका नाश करके कफ जो है उस मूल में स्थापित होगा, यानी कि जो कफ है वहां पर वो फिक्स हो जाता है और दोबारा हेयर ग्रोथ नहीं होती। इसे हम कोरिलेट अगर करें तो हम स्कारिंग एलोपेशिया के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, साथ ही साथ एलोपेशिया एरिएटा के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये कंडीशन जो है आयुर्वेद में भी वैसे ही मेंशन की गई है, और साथ में खालित्य और इंद्रलुप्त की जो ट्रीटमेंट बताई गई है वो बेसिकली ज़्यादातर जो है उसमें हमें जो भी थेरेपीज होती हैं, पंचकर्मा थेरेपीज होती हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वह है रक्तमोक्षण, जिसमें लीच थेरेपी बहुत कॉमन है जो यूज़ की जाती है, खासकर एलोपेशिया एरिएटा के पेशेंट में। साथ ही साथ इसमें हम वो प्रछान कर्म करते हैं, जिसमें जिसमें छोटे छोटे कट्स लगाए जाते हैं जो भी पैच होता है। और साथ ही साथ इसमें हम सिरावेद यानी कि वेनेसेक्शन भी करते हैं, जिसमें इम्प्योर ब्लड जो है वो रिमूव किया जाता है बॉडी में से। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें नस्य यानी कि जो नेजल इंस्टॉलेशन है उसके बारे में बताया गया, जिसमें नीम तेल, अनु तेल जो है वो नाक के थ्रू जो है उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कहा गया है, ये बाल गिरने के लिए। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है सरसों का तेल ऐसे स्नफ करते ही हैं, तो वो बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बालों के स्ट्रेंथ के लिए। और नस्य के साथ इसमें हमें शिरोधारा, शिरोअभ्यंग, शिरोबस्ती
शिरोबिचू, इसके बारे में बताया गया, जिसे हम मूर्धनी तेल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स के से हम या तो हेयर मसाज करते हैं, या तो हम वो आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट में अगर आप गए हैं पहले, आपने देखा होगा पेशेंट को लेटाकर उनके ऊपर एक स्ट्रीम ऑफ ऑयल जो है पोर करते हैं, वो वार्म ऑयल होता है और वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। आगे कौन कौन से ऑयल यूज़ करने हैं मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ जो इसमें हमें बस्ती सीरो बस्ती के बारे में बताया गया है, जिसमें एक कंपार्टमेंट सा हमारे हेड के साथ अटैच करते हैं, उसमें जो ऑयल पोर करके उसमें कुछ देर तक वो ऑयल वैसे का वैसा रहने देते हैं। तो ये जो थेरेपीज़ हैं, ये इसका बेनिफिट आप किसी भी आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है हेयर ग्रोथ के लिए। साथ ही दोस्तों अब अगर मैं ऑयल्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कोकोनट ऑयल ही रहेगा। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी हेयर ग्रोथ के लिए, बहुत कॉमन है बट आजकल प्योर मिलता नहीं है। तो जिनको प्योर कोकोनट ऑयल अवेलेबल है, वो बिना किसी सब्स्टिट्यूट के डायरेक्ट कोकोनट ऑयल हल्का सा वार्म करके, डायरेक्ट हीट पे वार्म नहीं करना है, इनडायरेक्टली वार्म करना है, उसको यूज़ करें, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ अगर हम और हेयर ऑयल्स की बात करें, धुरधुर पत्र आदि तेल जो है कोटक कंपनी का, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें धतूरा का जो पत्ते हैं वो मेन इंग्रेडिएंट है। साथ ही मालते आदि तेल यानी कि जैस्मीन इसमें मेन इंग्रेडिएंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हेयर के लिए। काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं जैस्मीन के ऊपर हेयर रिग्रोथ के लिए। और साथ ही दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट एक और हेयर ऑयल है जिसको हम नील भृंग आदि तेल कहते हैं। जो भृंगराज, आप सब जानते ही होंगे, भृंगराज तेल बहुत ही कॉमन एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, बट पर्टिकुलर नील वैरायटी जो होती है भृंगराज की, वो इसका मेन कंपोनेंट होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेयर ग्रोथ के लिए। दोस्तों कोटकल कंपनी इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि पर्सनली मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। साथ ही साथ आप वैद्य रत्नम या दूध पापेश्वर उनके प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो दोस्तों अगर डैंड्रफ की कंडीशन हो तो उसके लिए आचार्यों ने मुलेठी के पाउडर के साथ घी मिलाकर सिर पे लेप करने को कहा है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। दोस्तों ओरल ड्रग्स की अगर बात की जाए आयुर्वेद में, सबसे मेजर जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो अग्नि का संदुक्षण करना होता है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में कोई भी डिजीज जो है वो मंद अग्नि से, यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर वीकन होती है उसी की वजह से कोई भी डिजीज को माना गया है कि वो उससे होती है। पर काफ़ी लोग जो है वो डायरेक्ट ऑयल और ये सब यूज़ करते हैं, पर हमारे आयुर्वेद में सबसे पहले लीवर मेटाबॉलिज्म, हमारी अग्नि जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा है। इसीलिए आरोग्य वर्धनी वटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पूरे जर्नी जो हमारी रहती है हेयर फॉल की ट्रीटमेंट की, उसमें हम आरोग्य वर्धनी वटी और आम पाचन वटी देते हैं। साथ ही साथ ब्लड प्योरीफाई करने के लिए मंजिष्ठादिक्वात और विडंग चूर्ण, ऐसे ऐसे जो ड्रग्स हैं वो देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि जो हमारे बाल गिरने की समस्या है उसका कहीं ना कहीं लिंक बून जो है हमारी, उसकी जो डेंसिटी है उसके कम होने की वजह से भी होता है। तो इसीलिए पंचतिक्त घृत जैसे जो ड्रग्स हैं उसको भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों भृंगराज घनवटी जैसी ड्रग्स का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और भी दोस्तों आप जानते होंगे आजकल काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, उस पर थोड़ा कम जाते हुए अपनी कोई भी रिसर्च अपने ऊपर करते हुए उससे पहले आप अपने आप को किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को सौंप दे, उनके द्वारा बताया गया जो भी ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करें। होप फॉर द बेस्ट, आपके हेयर ग्रोथ दोबारा होगा। जस्ट आपको अपने आप पर और अपने ट्रीटमेंट पर फोकस करना पड़ेगा और विश्वास रखना पड़ेगा, जल्द ही आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और दोस्तों हाँ, सबसे ज़रूरी मैं आपको बताना भूल गया, जब भी ट्रीटमेंट शुरू होती है तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका हेयर लॉस हो रहा है। ट्रीटमेंट के शुरू होते ही बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है। तो दोस्तों ट्रीटमेंट शुरू होते ही जितना हेयर लॉस होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि टीलोजन फेज में जो बाल होते हैं वो स्किन के बीच में ही अटके होते हैं और नीचे से हेयर ग्रोथ हो नहीं रही होती है। तो दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि बाल अभी गिर नहीं रहे, कम गिर रहे हैं, तो हमारे बढ़िया बाल है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो टीलोजन फेज में जो हेयर होते हैं उसके नीचे जो एनेजन फेज से हेयर उग रहे होते हैं, दोबारा उसके नीचे हेयर उग रहे होते हैं, तो वो जो है वो टीलोजन जो हेयर होता है, जो ऊपर वाला हेयर होता है, उसको पुश करके बाहर गिरा देते हैं। तो इस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है। बट हो क्या रहा है दोस्तों, हो ये रहा है कि स्किन के अंदर आपका नए हेयर जो है वो
ग्रो करने लग गए। ये एक अच्छा साइन है दोस्तों। हाँ, अगर आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो गया है, अचानक से बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, कहीं पैच बन गया, तो ये कंसर्न की बात है, नहीं तो ये अच्छा साइन है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना होगा, मेरे को बहुत खुशी होगी वो जानकर, और उस टॉपिक के ऊपर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।